Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by अरुण यादव। चलिए आज कल हमने आपको जैसा बताया था कि आज क्लास 12th की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आज आपकी पहली क्लास है और आज से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आज क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है। क्लास 12th फिजिक्स ये बहुत बाइलिंगुअल होगा। इट मीन्स ये हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस की थोड़ा सा बात कर लें कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो साइंस इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनीथिंग। साइंस को हम लोग लिख सकते हैं कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। हिंदी में इसको संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो संपूर्ण ज्ञान होता है या फिर कंप्लीट नॉलेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे, साइंस की डिफिनीशन, द कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट substances or matter is called science, ठीक है। तो साइंस की डिफिनीशन, द कंप्लीट नॉलेज अबाउट सब्सटेंसेस और मैटर्स इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। हिंदी में इसको लिख लेंगे, द्रव्य अथवा पदार्थों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना संपूर्ण अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो द्रव्य अथवा पदार्थों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक। आगे साइंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। साइंस या फिर इसी को बोला जाएगा विज्ञान, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, यहीं से जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला है फिजिक्स, जो कि हम लोगों को पढ़ना है फिजिक्स। दूसरा है केमिस्ट्री, और तीसरा है बायोलॉजी। तो इसको थोड़ा सा हिंदी में भी लिख लेंगे, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसको लिखेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरा जो है वो क्या है, बायोलॉजी,
बायोलॉजी या फिर इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है जूलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये हमारे पार्ट नहीं है बट इसको थोड़ा सा, जंतु विज्ञान। ठीक है, दूसरा है बॉटनी, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी इसको बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जूलॉजी, बॉटनी एंड व्हाट थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो 3 प्रकार की जीव विज्ञान को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान और तीसरा है सूक्ष्म विज्ञान। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाइए फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में भौतिक विज्ञान या भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर होता है। यूनिवर्स या नेचर, यूनिवर्स या नेचर का भी जो अध्ययन होता है, जो हम स्टडी करते हैं, जो यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, हम जो चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पता लगाना कि नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं और उस चीज़ का हमारे दैनिक जीवन में या हमारे ज़िंदगी में क्या यूज़ है, इसी का पता लगाना और उस चीज़ के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो इन सिंपल हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। हिंदी में इसको लिख सकते हैं कि प्रकृति का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब स्टडी ऑफ नेचर आया या फिर इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना, क्योंकि नेचर जो है, यूनिवर्स, नेचर के दोनों आर सिमिलर हैं, चाहे आप यूनिवर्स बोलें या नेचर बोलें। ठीक है, तो यूनिवर्स का अध्ययन, ठीक, या फिर नेचर का अध्ययन कहलाना यही फिजिक्स कहलाता है, करना। ठीक है, तो इस नेचर में या फिर यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब ये जो नेचर है या फिर यूनिवर्स है, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर। सभी चीज़ें जो ब्रह्मांड है या फिर प्रकृति है, वो उसमें द्रव्य के फॉर्म में है। ठीक,
अब द्रव्य के फॉर्म में है सारी चीज़ें, मैटर, मैटर यानी द्रव्य, ठीक है। तो एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर। ब्रह्मांड में सभी चीज़ें द्रव्य के फॉर्म में हैं, द्रव्य की रूप में हैं। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं फिजिक्स के डेफिनेशन में कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, अब आपके अंडरस्टैंड पे डिपेंड है कि आप कैसे इसको समझते हैं। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है कि हम रट लिए कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड। नेचर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमें समझना है। तो नेचर जो होता है वो मैटर के फॉर्म में होता है, और सभी मैटर के पास खुद की एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। और एनर्जी कितनी होती है? दिस इज E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। तो एवरी मैटर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी and this energy equation is expressed E बराबर m इंटू सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। तो सभी मैटर के पास इतनी एनर्जी होती है, और सभी मैटर जो होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, और सभी मैटर जो होता है यूनिवर्स में, यूनिवर्स जो होता है मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर नेचर, ठीक है। तो सिंपली वी कैन से दैट the study of also matter is called physics, because in universe matter is in the form of energy, ठीक है। nature is in the form of matter, और universe is in the form of matter, ठीक है। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बिल्कुल ध्यान से और समझना है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि रटने से फिजिक्स किसी को न आई है आज तक, न कभी आएगी, तो रटना बिल्कुल भी नहीं। अब मैटर हम देखें कि मैटर का स्टडी या मैटर के फॉर्म में सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। मैटर के पास सर्टेन एनर्जी है, एनर्जी इतना है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये मैटर होता क्या है भाई? हम इतना तो पता हो गया कि सारी चीज़ें यूनिवर्स जो है या फिर नेचर जो है वो मैटर के फॉर्म में है। तो मैटर बेसिकली होता क्या है? तो चलिए मैटर के बारे में जान लेते हैं। मैटर यानी द्रव्य, ठीक है। अब द्रव्य क्या होता है? तो आपको पता है, द्रव्य जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एटम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो द्रव्य को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग एटम्स के बारे में, इसको हेडिंग बनाए रखें। अभी इसके बाद हम लोग एटम्स को पढ़ने के बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो परमाणु या एटम्स, परमाणु, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। अब एटम्स क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होगा या कोई भी चीज़ की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो बिल्कुल छोटे छोटे चीज़ों से होती है। जैसे आपका जो बॉडी था या आप थे, आपका जिस समय आपका फॉर्मेशन हो रहा था वो जाइगोट के फॉर्म में होता है, इतना तो पता है आपको। बिल्कुल छोटी सी चीज़ बनती है, एक सेल बनती है। धीरे धीरे जब उसका फॉर्मेशन होता है तो सेल, बहुत सारे सेल बनती हैं, और बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन जब होता है तो एक टिश्यू का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। बहुत सारे कोशिका से मिलकर एक ऊतक बनता है, ठीक है। अब ऊतक से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर फिर बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो एटम्स हैं, वो एटम्स होते क्या हैं? तो आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, मूल कण जिसको बोला जाता है।
पहला होता है प्रोटॉन, ठीक है, हिंदी में इसको प्रोटॉन ही बोला जाता है। पहला प्रोटॉन। दूसरा होता है न्यूट्रॉन, इसको हिंदी में भी न्यूट्रॉन ही बोला जाता है। और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपके पास बेसिकली 3 मूल कण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन्हीं 3 मूल कणों से मिलकर किसका फॉर्मेशन हुआ है? तो आप कहेंगे जी सर परमाणु का। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ये सब डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये सब चार्जेस के बारे में। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनावेशित होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इट मीन्स इट हैज़ नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज की वैल्यू 0 होती है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ऋण आवेशित होता है, ठीक। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल यही जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? परमाणु का निर्माण करते हैं। तो किसी भी चीज़ की जो उत्पत्ति हुई है, एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ का, तो उसका बेसिक कुछ यूनिट होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बड़ी चीज़ें का निर्माण होता है। आप भी जब छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते पढ़ते और बड़ी चीज़ें पे आ गए, यहाँ तक आए, इसका मतलब आपने पहले छोटी छोटी चीज़ों का स्टडी किया। तो किसी भी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल छोटी चीज़ों से मिलकर ही होता है। तो परमाणु जो होता है ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 मूल कण जो होते हैं इन्हीं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जैसे ये कोई परमाणु है मान लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन 0। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल परमाणु के बीचों बीच एक घर बनाकर रहते हैं, जिस घर को बोला जाता है न्यूक्लियस या नाभिक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में क्या करता रहता है? गति करता रहता है, ठीक है। परमाणु का फॉर्मेशन या एटम्स का फॉर्मेशन या परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई? तो 3 कहेंगे आप कि 3 मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर हुई। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर हुई। इसके बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एक साथ रहते हैं और परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच में रहते हैं, एक घर बनाकर, जिस घर को बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस, ठीक है, या नाभिक हिंदी में। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस नाभिक या न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है? चक्कर लगा रहता है या रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर कि नहीं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 3 चीज़ों से। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स, देन व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज दैट कि द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स इज प्रोटॉन, neutron and what? Electron. 3 fundamental particles named as proton, neutron and electron is the basic unit of atoms. प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु की 3 क्या है? मूल इकाई है। मूल इकाई का मतलब क्या होता है? कि जिससे कोई भी चीज़ें मिलकर बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स और दूसरा बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किस किस चीज़ से मिलकर हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर किसी भी एटम्स के अंदर नाभिक का निर्माण करते हैं। बट एटम्स का पूरा फॉर्मेशन 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसमें से अगर कोई भी एक होगा तो परमाणु का निर्माण नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स, बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स या फिर परमाणु की मूल इकाई, परमाणु की मूल इकाई, ये सब नोट डाउन करते रहेंगे। क्या होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें हैं। तो ये तो हुआ बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स हुआ, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियस, बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की मूल इकाई। तो नाभिक की मूल इकाई क्या होती है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। मूल इकाई क्या होता है कि जिस चीज़ से कोई चीज़ मिलकर बना है। तो नाभिक किससे किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा आप एटम्स की डिफिनीशन लिख लेंगे कि एटम्स आर मेड अप फ्रॉम 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स नेम्ड एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो लिख लेंगे द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स, द फॉर्मेशन ऑफ, ये डिफिनीशन है एटम्स की। एटम्स, द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स इज 3 fundamental particles, 3 fundamental particles named as प्रोटॉन, इसको पूरा नहीं लिख रहे हम, न्यूट्रॉन समझ जाएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखेंगे परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा अगर फास्ट हो रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके और आप लिख सकते हैं आगे। ये है सपोज एटम्स या परमाणु, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है जिसमें कौन कौन है? प्रोटॉन है, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये है आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एटम्स हुआ। तो लिखेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिव्स एट द सेंटर ऑफ एटम्स which is known as nucleus. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन lives at the center of atoms, at the center of atoms named as न्यूक्लियस। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के
बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं, जिसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी लिखेंगे ऐसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के बीचों बीच एक घर बनाकर रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं, ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नाभिक कैसा है, तो नाभिक जो है उसको हम लोग धन आवेशित होता है, क्योंकि धन आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में रहता कौन है? ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? धन आवेशित, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो। तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? धनात्मक आएगा या धन आवेशित आएगा। तो इसलिए नाभिक क्या होता है? धन आवेशित होता है, ठीक। तो नाभिक जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको बताया हमने कि न्यूक्लियस का बेसिक यूनिट या नाभिक का मूल इकाई क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन अगर एटम्स की बात करें तो एक और ऐड हो जाता है, जिसका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स? द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स समझ में आया। एटम्स क्या होता है? ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस एटम्स या परमाणु के बीचों बीच में रहते हैं, जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन न्यूक्लियस या नाभिक के चारों तरफ एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट, एक निश्चित सर्कुलर कक्षा में या वृत्तीय कक्षा में क्या करता रहता है? गति करता रहता है। तो ये तो एटम्स हो गया। अब हम लोग आते हैं मैटर पे या द्रव्य पे। तो मैटर, इसको करके आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। अभी शुरू करते हैं, क्योंकि आधा घंटा लगभग होने वाला है। तो आप भी आराम से, बिल्कुल नो टेंशन, धीरे धीरे टाइमिंग को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो मैटर, द्रव्य क्या होता है? आपको हमने क्या बताया? एटम्स या परमाणु बताया। एटम्स या परमाणु किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे जी सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन मैटर जो होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स को अगर मिला दिया जाए तो इससे जो चीज़ें मिलकर बनी होती है बहुत सारे एटम से, इसी को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। ये एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। यह एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। यह एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यह एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे एटम्स को अगर एक साथ मिला दिया जाए या रख दिया जाए तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी से मैटर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एटम्स, तो आपका आंसर क्या था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे मैटर की बेसिक यूनिट क्या होगी? मैटर किससे मिलकर बना है? तो एटम से। तो अगर पूछे कि व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, तो मैटर की जो बेसिक, ये सब नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है बेसिक। आपको सब कुछ नोट करना है, एक नोट्स बनाना है। तो लिखेंगे कि बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर यानी द्रव्य की मूल इकाई,
द्रव्य की मूल इकाई, तो आपका आंसर क्या होगा? एटम्स होगा या परमाणु होगा, एटम्स या परमाणु। ठीक है, तो मैटर क्या होता है कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और द्रव्य की जो मूल इकाई है या बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो है आपका परमाणु। ठीक है, तो मैटर के लिखेंगे, मैटर में राइट डाउन मैटर या फिर द्रव्य। तो लिखिए, लिखेंगे द्रव्य, इंग्लिश में पहले लिख लेंगे, मैटर इज मेड अप, मैटर इज मेड अप from the regular arrangement of atoms, regular arrangement matter is made up from the regular arrangement of atoms। ठीक है, तो हिंदी में इसको लिखेंगे कि बहुत रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब एक निश्चित व्यवस्था, एटम्स को एक निश्चित सीक्वेंस आर्डर या निश्चित रूप से एक दूसरे के पास में रख दिया जाए, तो उससे जो भी चीज़ें का फॉर्मेशन होगा, जैसे एक एटम को यहाँ रख दिया रेगुलर सीक्वेंस में, एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, ऐसे करके रख दिया इसके नीचे, तो बहुत सारे एटम्स को अगर मिला दिया जाए ऐसे, तो ये जो चीज़ें मिली ये बनी, क्या बनी? मैटर बनी। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। तो एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट हुआ, तो ये क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है कि नहीं है? तो रेगुलर अरेंजमेंट को ही क्या बोला गया? यहाँ पे मैटर बोला गया। अब हिंदी में लिखेंगे इसको, परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था को, परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था को द्रव्य कहा जाता है, ठीक है, तो परमाणु की एक निश्चित व्यवस्था को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। ठीक, अब देखिए, चूँकि ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं बेटा, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, इसके बिना आप फिजिक्स को का डाउट आपको क्लियर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इसी चीज़ का आगे यूज़ है, तो इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारा क्या है? दावा है आपसे। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि दो स्टूडेंट, एक केवल सिलेबस एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं और एक जो होते हैं उनका आगे भी फ्यूचर का टारगेट होता है, तो उस टारगेट इसके लिए पढ़ें, आप एग्ज़ाम पास करने के लिए ना पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है फिजिक्स पढ़ने का। तो आपको ये वाला टारगेट होना चाहिए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, एग्ज़ाम तो अपने आप पास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा आपका फिजिक्स है, इसमें आपका एग्ज़ाम कहीं ये पॉइंट है, तो आप पूरे के लिए जब पढ़ेंगे तो उसमें ये भी चीज़ें आ रही है ना, आप पढ़े हैं कि नहीं? वेन डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम अगर आप बनाते हो तो अगर ये ए है, सपोज ए है और इसके अंदर ये कहीं बी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑल बी आर ए, बी आर ए, सभी बी क्या है? ए है।
बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, ऑल ए आर नॉट बी। क्या सब सारी ए इसके अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती है। सारी बी ए के अंदर आ सकती है, बट सारा ए जो है बी के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका पूरा फिजिक्स का ये वाला चैप्टर इसके लिए आप पढ़ें, न कि ये आप अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ें। ये पढ़ेंगे तो फिर ये सारा छूट जाएगा और जो कोई मतलब नहीं होगा। तो इसके लिए अगर पढ़ेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक इसी के अंदर है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये तो था थोड़ा सा आपको बताना हमारा। तो अभी हम क्या पढ़ें कि परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अब घनत्व के आधार पर या फिर डेंसिटी के आधार पर जो एटम्स होते हैं उनको बेसिकली 5 तरह से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी मैटर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो घनत्व हम पढ़ेंगे, घनत्व क्या होता है आगे वाली वीडियो में। तो घनत्व के आधार पर द्रव्य को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहला है ठोस। ठीक है, दूसरा है द्रव। ये द्रव और द्रव्य दूसरों अलग है। ये द्रव जो है वो किसका भाग है? द्रव्य का भाग है। द्रव्य का टाइप्स है एक द्रव, तो आगे बताएंगे सब। तीसरा है गैस। चौथा स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो डेंसिटी यानी घनत्व के आधार पर या कर सकते हैं, या परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि घनत्व जो होता है, जब आपको हम बताएंगे कि परमाणुओं की व्यवस्था, नंबर ऑफ एटम्स एक पर यूनिट वॉल्यूम ही घनत्व होता है। तो जैसे जैसे आप एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी चेंज होगा और स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होता जाएगा। तो परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर जो मैटर है, मैटर को 5 भागों में विभाजित किया जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आगे लिखेंगे इंग्लिश में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of arrangement of atoms, ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे डेंसिटी मैटर कैन बी divided into following 5 categories। फिफ्थ नहीं लिखेंगे, 5 कैटेगरीज लिखेंगे। 5 कैटेगरीज। ठीक है, पहला है this is solid, second one is liquid, third one gas, and fourth one is plasma, state of matter plasma। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, तो ये रहा आपका 5 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बेटा, तो ये तो मैटर था। दिस इज ऑल अबाउट मैटर के टाइप्स, स्टेट ऑफ मैटर्स हम लोग पढ़ेंगे 5, जो अभी हमने बताया है आपको: सॉलिड, लिक्विड,
गैस, प्लाज्मा एंड बीई कंडेंसेट। इसको हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको डिटेल में स्टडी करने से पहले थोड़ा हम लोग डेंसिटी का कंसेप्ट समझ लेंगे, जिससे ये आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये समझिए। दिस इज़ द बोन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। दिस बेसिक इज़ बोन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आप कोई भी दीवार बनाने से पहले आप नींव को मजबूत करते हैं, तो वही चीज़ें हैं, ये आपके नींव को मजबूत किया जा रहा है। आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो बिल्कुल इसी सारी चीज़ों का क्या है, ब्रॉड अप रूप है। तो सारी चीज़ें करेंगे। तो बेटा प्लीज़ 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 इस चीज़ को ध्यान से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें, सारी चीज़ें पहुंच जाए। और ऐसे स्टडी किया जाता है फिज़िक्स का। तो आज से हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे। क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और जो भी अगर आपको क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, जिससे आपकी क्वेरी का सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही हमें चलना है। जो चीज़ें आप कहेंगे, अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सुझाव दें हमें, जिससे हम अपने तरीके को आपके अकॉर्डिंग ढाल सकें, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें थी आपकी बेसिक चीज़, जो कि मैटर तक हमने आज तक कवर अप किया। आज की क्लास यहीं हम रोकते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। इसको प्लीज़ आप नोट्स बनाएं और नोट्स में एक एक पॉइंट जो हमने अभी आज बताया है, इस सारी चीज़ों को नोट करें और इसके बाद बार बार इसी का रिवीजन करें। और प्लीज़ अगली नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले इस जो पहले प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में, उन सारी चीज़ों को क्या करें, आप रिवाइज़ करें। तो ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और आप बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फिज़िक्स में, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप घर बैठे स्टडी करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि ये तो आपके पास वीडियो है और ये हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे सुझाव दें कमेंट करके। थैंक यू। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।